दोस्तों यूपीएससी 2026 का नोटिफिकेशन कल शाम को आया है और उसी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आज बहुत महत्वपूर्ण मैं आपके 5 से 10 मिनट लूंगा। इस वीडियो को आप जरूर देखना, शॉर्ट फॉर्मेट का वीडियो होगा। हम डिस्कशन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं इस बार नोटिफिकेशन में और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोगों को यह वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, अभी आप देखेंगे जो सबसे पहला चेंज आया है इस बार नोटिफिकेशन में, आप देखेंगे कि आपका जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो लाइव फोटो आपकी अपलोड होगी। आप समझ रहे हैं, आपको एक तो नॉर्मल अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को तो उसमें अपलोड करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ में आपको लाइव फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। और वही लाइव फोटो का फेस ऑथेंटिकेशन फर्स्ट टाइम, यूपीएससी फर्स्ट टाइम फेस ऑथेंटिकेशन आप लोगों के जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो वहां पे होगा। जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन होता है, सेम इस बार यूपीएससी भी कर रहा है, आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। और जो फोटो आपके लाइव कैप्चर में होंगी वही सेम, ऐसा नहीं है कि आप लाइव में रहेंगे, लाइव जो फोटो ले रहे हैं उसमें आप टकले हैं और फिर नॉर्मल फोटो में आपका क्या बोलते हैं पूरे बाल है, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी, अपना फेस, अपना कैरेक्टर एकदम सेम रखिएगा लाइव फोटो में भी और फेस ऑथेंटिकेशन जब आप एग्जाम होगा वहां पे भी। इस बार कुल 933 वैकेंसी है यूपीएससी में, याद रखिएगा 933 वैकेंसी है। उसमें से जो 33 वैकेंसी है वो पर्सन विथ डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों की है। मतलब जो ब्लाइंड है, अंधे हैं, डीफ हैं, डम्ब हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या कोई फिजिकल डिसेबल है, उनके लिए 33 है। मतलब 900 सीट है कुल मिला के 900 सीट है। और जो लास्ट डेट है दोस्तों, याद रखिएगा, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है डेट इज 24 फरवरी 2026 शाम को 6 बजे तक। 24 फरवरी 2026 शाम को 6 बजे ऐसा लास्ट डेट है। और जो आपको सेंटर अलॉटमेंट होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। मतलब जितना जल्दी और जितना अर्ली आप फॉर्म फिलअप करेंगे उतना ही ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए एग्जाम में जो आप सेंटर ऑप्ट किए हैं वो मिल पाने का। तो बेटर है जितना जल्दी ऑप्ट करेंगे उतना इजी होगा। इस बार जो फॉर्म है, पहले आपको यूनिवर्सल ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर यूटीआर आईडी आपको फिलअप करनी पड़ेगी, जिसको 4 पार्ट में बांटा गया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एज यूजुअल 4 पार्टों में बांटा गया है। और इस बार एक चेंजेस जो और नया आया है कि फाइनल सबमिशन ऑफ यूटीआर, जब आप अपने यूटीआर फॉर्म का फाइनल सबमिशन कर देंगे उसके बाद में कोई भी करेक्शन विंडो नहीं है। उसके बाद कोई भी करेक्शन विंडो नहीं आएगा जहां पे आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो एक बार वाइल फिलिंग फॉर्म करने टाइम ही एक बार आप उसको इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन करने के बाद में कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगा। करेक्शन विंडो ओपन कब होगा? डायरेक्टली आफ्टर प्रीलिम्स आप लोगों का क्या होगा? करेक्शन विंडो ओपन होगा। ठीक है, करेक्शन विंडो आप पर कब होगा? जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। प्रीलिम्स होने के 15 दिन में जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपका जो करेक्शन विंडो होगा, जब आप मेंस के लिए अप्लाई करेंगे, ओनली फॉर दोज हु गेट अ सक्सेसफुल मार्क्स, जो मेंस के लिए अप्लाई करेंगे वो अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, वो भी एकदम वंस। ठीक है, प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस में आप एक बार कर सकते हैं और मेंस निकलने के बाद फिर से दोबारा आपको इंटरव्यू के टाइम में फॉर्म भरते टाइम एक बार आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे कि कोई करेक्शन विंडो नहीं है, ध्यान रखेंगे और सावधानी पूर्वक फॉर्म भरेंगे। और फॉर्म भरने के बाद में एक बार आपको इंप्रूवमेंट का चांस दिया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। ठीक है, और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जिस पे मैं आज बात करूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अगर मैं अदर चेंजेस की बात करूं तो जो इस बार प्रीलिम्स का रिजल्ट है, आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो प्रीलिम्स का रेस्पॉन्स की, जैसे प्रीलिम्स है आपका ये 24 मई, 24 मई को आपका 2026 को आपका प्रीलिम्स है। तो लगभग 27 या 28 मई तक
आपका रेस्पॉन्स शीट आ जाएगा, आपका रेस्पॉन्स शीट आ जाएगा। और रेस्पॉन्स सीट आने के बाद लेट सपोज रेस्पॉन्स सीट आया है आपका 28 मई को, तो 28 मई से 5 दिन 29 30 1 2 3 1 या 2 मई जून 2 जून तक के आप देखेंगे 5 दिन के पीरियड में आपको करेक्शन विंडो ओपन होगा, जहां पे आप क्वेश्चन कोई भी अगर आपको लगा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, या जो क्वेश्चन है ये डिस्प्यूटेड है, या ये जो क्वेश्चन है ये गलत है, तो उस पे आप क्वेश्चन को रेस कर सकते हैं, उस पे आप अपना रेस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। और जो एक नया चेंजेस आया है इस बार कि आप लोगों का जब फाइनल रिजल्ट आता है, यूपीएससी हर बार क्या करता है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का जो रिजल्ट आता है वो फाइनल निकालता है। जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद फाइनल निकालता है कि प्रीलिम्स में कितना आया, मेंस में कितना आया, इंटरव्यू में कितना है, किसका, सिलेक्टेड स्टूडेंट एज वेल एज नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट का, राइट। आप लोगों को एक विंडो मिलता है जहां पे जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका भी नंबर मेंशन होता है, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यूज का, और नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट का भी प्रीलिम्स मेंस, अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो उनका नंबर मेंशन होता है। अब आप लोगों का प्रीलिम्स का स्कोर नहीं आएगा, अब आप लोगों का प्रीलिम्स का स्कोर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि स्कोर सिर्फ उन लोग का होगा, क्योंकि रेस्पॉन्स शीट आउट कर रहा है यूपीएससी, तो सिर्फ स्कोर किसका आएगा, जो व्यक्ति प्रीलिम्स निकाले हैं, प्रीलिम्स सक्सेसफुल हुए हैं, वो जो आफ्टर प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आएगा, प्रीलिम्स का जब आप 24 मई को एग्जाम देंगे तो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आएगा 15 दिन बाद, वही एक प्रीलिम्स का होगा जो सिर्फ सक्सेसफुल स्कोर के, सक्सेसफुल कैंडिडेट के मार्क्स को शो करेगा, उनके नाम को शो करेगा। बाकी आपको आपका मार्क्स अब नहीं पता चलेगा अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता। क्यों, आपको अपना मार्क्स रेस्पॉन्स शीट के बेसिस पे ही खुद कैलकुलेट करना होगा। ध्यान रखें दोस्तों, ये बात आपको बहुत क्लियर हो गई है, ठीक है। और अभी कुछ चेंजेस और हुए हैं यूपीएससी में जो हम लोग देखेंगे, और कुछ चेंजेस और हुए हैं, जैसे कि अगला जो चेंजेस है जो मैं देख पा रहा हूं, आप लोग जो है अपने पूरे फॉर्म फिलिंग के दौरान एक वैलिड ईमेल आईडी रखना जो एक्टिव रहना चाहिए, ताकि यूपीएससी का जो भी कम्युनिकेशन है, एडमिट कार्ड जो आएगा या फर्दर जो भी कम्युनिकेशन आपके मेल में आएगा, तो एक ईमेल नया बना लेंगे, उसको एक्टिव रखेंगे। और साथ ही साथ में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड ले लीजिए, आधार कार्ड को आप पूरे अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान रखेंगे। कहीं पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा रिलेटेड टू यूपीएससी, आप आधार कार्ड सबमिट करेंगे, ठीक है, ये चीज है। और एक बार एक नया प्रोविजन और आया है कि जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इस बार आपको 3 बार लगातार सिग्नेचर करने की जरूरत है, 3 बार लगातार सिग्नेचर करने की जरूरत है। ब्लैंक पेज में, एक ब्लैंक पेज में आपको 3 लगातार बैक टू बैक नीचे सिग्नेचर करने की जरूरत है। विद ब्लैक पेन, ब्लैक बॉल पेन से आपको 3 सिग्नेचर करने की जरूरत है, ताकि आपके सिग्नेचर में, तीनों सिग्नेचर में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। तो उसको आपको फिर ब्लैंक पेज में तीनों सिग्नेचर करके ब्लैक पेन से आपको अपलोड करना होगा। लास्ट ईयर तक वो सिंगल सिग्नेचर होता था, अभी उसमें 3 सिग्नेचर बैक टू बैक होंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला आप चेंजेस देखेंगे, ठीक है। अब जो चेंजेस आए हैं वो अलॉटमेंट को लेके चेंजेस आए हैं। कुछ चेंजेस जो आए हैं यूपीएससी में अलॉटमेंट को लेके चेंजेस आए, उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट को लेके जो चेंजेस आए उस पर हम लोग बात करते हैं। अलॉटमेंट को जो लेके चेंजेस है उसमें पहला चेंजेस है, आप देखेंगे, यदि कोई व्यक्ति आईएएस या आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, या इंडियन फॉरेन सर्विस, जो राजदूत सर्विस होती है, ठीक है, फॉरेन सर्विस होती है, तो इन दोनों में अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इन दोनों में यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो वो एग्जाम को फर्दर अपीयर नहीं कर पाएगा। ये तो पुराना प्रोविजन है, ये पहले भी आया था, लेकिन अभी इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं, ठीक है। यदि आपको फर्दर एग्जाम में अपीयर करना है तो आपको अपने आईएएस और आईएफएस का जो पद होगा उसमें रिजाइन मारना पड़ेगा, तभी आप उसको अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए आप 2026 का देते हैं, 2025 का, आप लोग 2025 का प्रीलिम्स देते हैं और प्रीलिम्स आपका निकल जाता है, और प्रीलिम्स निकलने के बाद में आपको पता चलता है
कि आपको आईएएस और आईएफएस मिल गया है 2024 के अनुसार, 2024 के अनुसार आपको आईएएस आईएफएस मिल गया है, तब उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा, मेंस देने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, उसके बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू से पहले यदि आपको पता चलता है, यदि आपको पता चलता है कि आपको सर्विस अलॉट हो गया है, सिर्फ आईएएस और आईएफएस की बात कर रहा हूं, अगर आपको सर्विस अलॉट हो गया आईएएस और आईएफएस, तो आप इस पर्टिकुलर ईयर के मतलब 2025 के सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका नाम काउंट नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यू ऑलरेडी गॉट अ एलिटेड सर्विसेज। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। दो चीज पे हम लोग और बात करेंगे जो इस बार नया प्रोविजन आया है। जिन भी व्यक्तियों को आईपीएस हायरार्की वाइज आईपीएस मिला हुआ है, आईपीएस मिला हुआ है, या और कोई सर्विस मिला है, अलॉट हुआ है, और कोई सर्विस मिला है, अलॉट हुआ है 2024 में, 2024 में, तो वो व्यक्ति 2025 में, 2025 में यदि इसको 24 में आईपीएस मिल चुका है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2024 में उसको आईपीएस मिल चुका है, तो वो यदि अपने आप को फर्दर अपग्रेड करने के लिए, या उसको लगता है कि मैं आईएएस या आईएफएस बन सकता हूं, एक बार और एग्जाम देने की जरूरत है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? उसको अपनी 2024 में जो अलॉटमेंट हुई उनकी, आप समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूं, इसको 2024 ना लेके 2025 लेता हूं और इसको 2026 लेता हूं। ठीक है, 2026 लेता हूं। ठीक है, 2025 में इनको आईपीएस अलॉट हुआ और ये अगर चाहते हैं कि इनको 2026 में एग्जाम देना है, 2026 में एग्जाम देना है, तो इनके लिए प्रोविजन क्या है कि इनको 2026 में एग्जाम बैठने से पहले, 2026 में एग्जाम बैठने से पहले इनको 2025 वाला, जो 2025 में जो इनकी फाउंडेशन कोर्स हुई है, दो होती है, एक होता है फाउंडेशन कोर्स होता है और एक होता है ट्रेनिंग कोर्स होता है। तो फाउंडेशन कोर्स होता है वो सभी अधिकारियों के लिए एक ही होता है। ट्रेनिंग में अलग अलग, जो आईएएस है तो उनको लबासना मिल जाएगा, आईपीएस तो उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी मिल जाएगा, अलग अलग उनको एकेडमी में भेज दिया जाता है। आईआरएस है तो उनको रेवेन्यू सर्विसेज में भेज दिया जाएगा नागपुर में। ठीक है, ऑडिट वाला है तो उनको शिमला भेज दिया जाएगा अकाउंट सर्विस में। तो अलग अलग सर्विस का अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होता है, तो उनको फाउंडेशन कोर्स करना कंपलसरी है। आप समझ रहे बात को? यदि 2025 में आईपीएस सिलेक्टेड है, 2026 में उसको एग्जाम देना है आईएएस या आईएफएस को अपने स्कोर को अपग्रेड करने के लिए, तो उसको 2025 में जो अलॉटेड फाउंडेशन कोर्स है वो करना जरूरी है। और साथ ही साथ कंसर्न अथॉरिटी से 1 साल की एग्जम्पशन की परमिशन, कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, वो परमिशन लेके आना पड़ेगा। अगर वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं करता है, या तो एग्जेम्पशन लेके परमिशन लेके नहीं आता, या फाउंडेशन कोर्स नहीं करता, तो उसका 2025 का सर्विस अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। 2025 का सर्विस अलॉटमेंट क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। आप समझ रहे बात को? ठीक है। और यदि मान लीजिए यह व्यक्ति को परमिशन मिल जाती है, इस व्यक्ति को परमिशन मिल जाती है और यह 2026 में एग्जाम देता है, 2026 में एग्जाम देता है और 2026 में वापस से ये आईपीएस को ऑप्ट नहीं कर सकता, 2026 में वापस से आईपीएस को ऑप्ट नहीं कर सकता, और कोई दूसरी सर्विस मान लो क्या ऑप्ट करेगा, या तो आईएएस ऑप्ट करेगा या फिर वो आईएफएस ऑप्ट करेगा। तो जो भी ऑप्ट करेगा उसमें अपने कैडर को चेंज नहीं कर सकता। जो कैडर इसने 2025 सिलेक्शन में रखा था अपना, वो कैडर सेम होगा, कैडर चेंज नहीं कर सकता। साथ ही साथ में वो सिर्फ आईएएस और आईएफएस का जो पद है उस पे अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। अपग्रेड हो गया तो ठीक है, और अपग्रेड नहीं हुआ, मान लो 2026 में एग्जाम नहीं निकलता है,
या निकलता भी है तो जो अपने को चाहिए था नीचे रैंक आ गया, तो वो एलिजिबल है कि वो 2025 को वापस से ज्वाइन कर ले। 2025 में जो सर्विस एलोकेशन हुआ था उसको वापस से ज्वाइन कर ले, एंड जो उसकी सीनियरिटी काउंट होंगी, जो उनकी वरिष्ठता सीनियरिटी काउंट होंगी, वो 2025 के बैच के आईपीएस ऑफिसर के अनुसार ही काउंट होगी। 2025 आईपीएस बैच के आईपीएस ऑफिसर से हिसाब से, ऐसा नहीं है कि 25 में इसने ट्रेनिंग नहीं किया, 26 के एग्जाम के बाद ट्रेनिंग किया तब इसका वो क्या बोलते हैं उसमें काउंट नहीं, 2025 के बेसिस पे उसकी सीनियरिटी काउंट होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर जो ऑलरेडी 2024 2023 में सिलेक्टेड स्टूडेंट है जो आईपीएस है, उनके लिए क्या? तो उनको ऑप्शन ये है कि आप 2026 या आप 2027, जैसा भी आपको लगता है दोनों में से कोई भी एक साल आप एग्जम्पशन के रूप में चुन सकते हैं, बशर्ते आपको एग्जम्पशन के लिए परमिशन लानी होगी, कंसर्न अथॉरिटी से आपको परमिशन लानी होगी कि आप 2026 में एग्जाम देंगे या 27 में। वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप 26 में दे रहे हैं या फिर एग्जाम 27 में दे रहे हैं, वो आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। तो आप जो भी साल लेंगे, 26 लेंगे तो 26 में आप दे सकते हैं, 27 लेंगे तो आप 27 में दे सकते हैं। उनको एग्जम्पशन मिला, उनको 2 सालों में से कोई भी एक साल ऑप्ट करने का मौका मिलता है। 28 में नहीं जा सकते। अगर आप 28 में जाएंगे तो आपको अपने आईपीएस की जो सर्विस है उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि आप वापस से एग्जाम दोगे 26-27 को छोड़ के, तो आपको अपनी सर्विस से रिजाइन मारना पड़ेगा। ठीक है, यह चीज आप लोगों को क्लैरिटी आई है आप लोगों को। और एक बार यदि आप आईपीएस बन जाते हैं तो दोबारा सिर्फ आप एक बार एग्जाम लिख सकते हैं, वो भी एग्जामिशन और ट्रेनिंग फाउंडेशन कोर्स करने के बाद, परमिशन, एग्जामिशन परमिशन और फाउंडेशन कोर्स करने के बाद सिर्फ एक बार आप एग्जाम लिख सकते हैं। और उस एक बार में अगर आपको सफलता मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आप वापस से अपनी पुरानी सर्विसेज में जा सकते हैं। और यदि आपको पुरानी सर्विसेज भी नहीं चाहिए और जो आप अभी जिसमें असफलता मिली वो भी नहीं चाहिए, तो आपको दोनों साल की सर्विसेज को रिजाइन करना पड़ेगा और आपको नए सिरे से वापस से चालू करना पड़ेगा जितने आपके अटेम्प्ट बचे हैं। तो ये चेंजेस आए हैं अलॉटमेंट प्रोसीजर में, ठीक है। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप बिल्कुल उड़ान से कांटेक्ट करेंगे। हमारा फोन नंबर ये है 9111500096। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आपको जो भी रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट, जो भी आपको फॉर्म फिलअप करते समय जो भी दिक्कतें आ रही हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके फॉर्म कर सकते हैं। और नहीं तो यूपीएससी ने अपनी गाइडलाइंस नंबर भी निकाला है, यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट में गाइडलाइन नंबर भी दिया जहां पे आप कॉल कर सकते हैं 011-2404 2404 1001। यदि फोन नहीं उठता है तो आप इनको मेल कर सकते हैं, मेल में काफी एक्टिव रहते हैं ये, मेल का जवाब विथिन 24 आवर दे देते हैं। वो है आपका यूपीएससी सोप SOAP यूपीएससी सोप @nic.in, यूपीएससी सोप SOAP @nic.in nic.in। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और दिए गए मेल पे भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हमसे जुड़ना है या हमसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर यहाँ से रिवील नहीं हो पा रहे, तो हमको भी आप फील फ्री कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों सुनहरा मौका है, इस बार भी सीट्स अच्छी आई हैं, प्लीज़ फिल द फॉर्म। आप अटेम्प्ट देते हैं या नहीं देते हैं वो बात की बात है, ठीक है। आप एग्जाम में बैठोगे तभी अटेम्प्ट काउंट होगा, नहीं तो अटेम्प्ट आपका काउंट नहीं होगा। जब आपका फेस रजिस्टर्ड होगा, फेस ऑथेंटिकेशन होगा, तभी आपका एग्जाम काउंट होगा, ठीक है, अटेम्प्ट काउंट होगा। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप कर दो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से जल्दी फॉर्म फिलअप करो सो दैट आपको लेट ना हो जाए। और कोई भी क्वेरी है उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी अगर डाउट है उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 32 साल तक के 6 अटेम्प्ट है, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 35 साल तक के 9 अटेम्प्ट है, और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 37 साल 37 ईयर्स तक के अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, ठीक है गाइस।
और भी आपको कोई भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट उड़ान, वी आर अ फैमिली। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।